नमस्ते। आज बात करते हैं अश्वगंधा की। नमस्ते। आज बात करते हैं अश्वगंधा की। ये एक ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी है जिस पर आप जानते हैं आज मॉडर्न साइंस की भी नज़र टिकी हुई है। तो आइए देखते हैं कि ये हजारों साल पुरानी वनस्पति आज की हमारी दुनिया के लिए क्या मायने रखती है। तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मॉडर्न लाइफ का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो रहा है? ये भागदौड़ भरी जिंदगी, इसका तनाव, ये तो आजकल बहुत ही आम बात हो गई है ना? और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग अश्वगंधा जैसे प्राकृतिक नेचुरल सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे हैं। तो फिर चलिए अश्वगंधा की जड़ों तक चलते हैं, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। देखिए, ये पौधा पारंपरिक चिकित्सा, खासकर आयुर्वेद का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। वहाँ इसे रसायन जड़ी बूटी के तौर पर जाना जाता था। अब रसायन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो शरीर को एक तरह से फिर से जीवंत कर दे, रिजुवेनेट करे और लंबी उम्र को बढ़ावा दे। और सदियों से सोलेनेसी परिवार की ये जड़ी बूटी, मतलब भारत हो, नॉर्थ अफ्रीका हो या फिर मिडल ईस्ट, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल सहनशक्ति बढ़ाने, एनर्जी को वापस लाने और लंबी आयु को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। मतलब इसे एक तरह का वाइटैलिटी बूस्टर माना जाता था। अच्छा, तो ये तो हुई पारंपरिक बात। अब आते हैं इसके साइंटिफिक पहलू पर। अश्वगंधा को एक एडेप्टोजन कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के स्ट्रेस सिस्टम का ये एक थर्मोस्टैट है। मतलब ये तनाव को न तो बहुत ज्यादा बढ़ने देता है, न बहुत कम होने देता है, बस एक बैलेंस बनाए रखता है। तो सवाल ये है कि ये एडेप्टोजन आखिर करता क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर को स्ट्रेस के साथ, कह सकते हैं, अडेप्ट करने में मदद करता है और बॉडी में एक नॉर्मल बैलेंस स्टेट बनाए रखने की कोशिश करता है। और हाँ, किसी भी जड़ी बूटी को ऐसे ही एडेप्टोजन नहीं कह दिया जाता। इसके लिए 3 साइंटिफिक क्राइटेरिया हैं जिन पर उसे खरा उतरना होता है। पहला, वो अलग अलग तरह के स्ट्रेसर्स के खिलाफ हमारे शरीर की रेजिस्टेंस को बढ़ाए। दूसरा, वो शरीर में बैलेंस यानी होम्योस्टेसिस को रिस्टोर करे। और सबसे जरूरी तीसरा, वो सेफ हो, नॉन टॉक्सिक हो। और यही 3 चीजें हमें अश्वगंधा को समझने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, इसके पीछे के विज्ञान में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि वो कौन से बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो इस जड़ी बूटी को इसकी असली ताकत देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये काम कैसे करते हैं। तो अश्वगंधा की असली ताकत वो इसके अंदर मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स में छिपी है। इनमें सबसे फेमस हैं विथानोलाइड्स। यही वो पावरफुल मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। चाहे वो स्ट्रेस कम करना हो, सूजन घटाना हो या फिर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करना हो, ये कमाल के कंपाउंड्स ही हैं जो ये सब करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कंपाउंड्स काम कैसे करते हैं। ये हमारे शरीर के सेंट्रल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, जिसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल या शॉर्ट में HPA एक्सिस कहते हैं। आप इसे हमारे शरीर का स्ट्रेस कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। ये वहीं पर जाकर अपना असर दिखाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब देखते हैं कि जब इसे असल इंसानों पर टेस्ट किया गया तो क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या नतीजे सामने आए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि क्या ये वाकई लोगों पर काम करता है। तो चलिए अब सीधा सबूतों पर आते हैं, देखते हैं डेटा क्या कहता है। और डेटा में जो एक नंबर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है 27.9%। जी हाँ, एक स्टडी में जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे थे, उनमें स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल के लेवल में औसतन 27.9% की कमी देखी गई। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। और बात सिर्फ स्ट्रेस कम करने तक ही नहीं रुकी। स्टडीज में और भी फायदे देखने को मिले हैं, जैसे स्लीप क्वालिटी और एफिशिएंसी में सुधार, मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन में बेहतरी, यहां तक कि मूड और एंजाइटी स्कोर्स पर भी पॉजिटिव असर देखा गया और इम्यून सिस्टम के कुछ मार्कर्स में भी अच्छे नतीजे मिले। तो मन में सवाल आता है कि इन स्टडीज में कितनी डोज इस्तेमाल की गई। तो ये टेबल हमें एक आइडिया देता है कि जो सफल क्लिनिकल ट्रायल्स हुए उनमें आमतौर पर कौन सी डोज और कौन सा फॉर्मुलेशन इस्तेमाल किया गया। इससे हमें एक प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड नजरिया मिलता है कि आखिर इफेक्टिव डोज क्या हो सकती है। ओके, तो अब तक तो सब बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। इस पूरी तस्वीर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इन आशाजनक सबूतों के साथ साथ हमें मौजूदा साइंस की असल सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। एक रियलिटी चेक लेते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। अक्सर जो चीज़ें लैब में या जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में बहुत प्रॉमिसिंग लगती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि इंसानों पर भी उतनी ही कामयाब हों। और ये गैप हमें यहाँ भी दिखता है। जैसे अल्जाइमर के माइस मॉडल्स में तो अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन इंसानों में अभी क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत लिमिटेड हैं। यही हाल ऑटो इम्यून बीमारियों का है, जहां एनिमल मॉडल्स में तो अच्छे संकेत मिले, लेकिन इंसानों में क्लिनिकल सबूत अभी भी कह सकते हैं बहुत ही कम है। और इस तरह ये प्राचीन जड़ सफर तय करके एक मॉडर्न सप्लीमेंट की बोतल में हमारे सामने आ जाती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो वो कौन सी सीमाएं हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कई स्टडीज़ का सैंपल साइज मतलब उनमें शामिल लोगों की संख्या बहुत छोटी होती हैं। ज़्यादातर ट्रायल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, बस कुछ हफ्तों के। फिर एक फंडिंग बायस का खतरा भी होता है, मतलब स्टडी को सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी ही फंड कर रही हो। और एक बहुत बड़ी समस्या है मानकीकरण की कमी, यानी अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स में एक्टिव कंपाउंड्स की मात्रा अलग अलग हो सकती है। और हाँ, लॉन्ग टर्म सेफ्टी पर अभी और डेटा की ज़रूरत है। तो आखिर हम कहाँ पहुँचते हैं? ये कोट इस पूरी बात का सार बताता है कि अश्वगंधा में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच एक पुल बनाने की जबरदस्त क्षमता है। एक ऐसा ब्रिज जो एविडेंस बेस्ड हो। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें और भी ज्यादा ठोस वैज्ञानिक सबूत चाहिए होंगे। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी है जिसमें मॉडर्न पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या साइंस अभी उस पॉइंट पर पहुंच गया है कि इसे आंख बंद करके किसी के भी सप्लीमेंट कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सबूतों और सावधानी दोनों को ध्यान में रखकर खोजना होगा।